आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। और इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक संस्कृति को पढ़ रहे हैं। और वैदिक संस्कृति में भी हम लोगों ने क्या चर्चा कर लिया था कि वैदिक संस्कृति को हम लोग दो भागों में बांट चुके थे। वैदिक संस्कृति को हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, पहले देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं या वैदिक काल, ठीक है। इसको आर्य संस्कृति भी कहते हैं। वैदिक संस्कृति हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, या वैदिक काल पढ़ रहे हैं। और इसको हम लोग क्या किए थे, दो भागों में बांट लिए थे, ठीक है, दो भागों में बांट लिए थे। एक हमारा क्या था, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा क्या था, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और अगला क्या था, उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल था उसका जो समय था वो कब से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक काल था इसका समय काल कब से कब तक था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि वैदिक संस्कृति को क्या कहा जाता है, आर्य संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक क्या था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था और आर्यों का आगमन यानी कि आर्य आ चुके थे। तो उसके बाद में क्या हुआ था, लोहे की खोज हो चुकी थी 1000 ईसा पूर्व में, इसीलिए उत्तर वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण धातु थी वो लोहा थी। लोहे का रंग काला होता है इसलिए उसको कृष्णायस्क या श्यामायस्क भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोगों को क्या देखना है, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल, चलिए आइए देखते हैं कि क्या था। तो पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि पूर्व वैदिक काल में 5 जन आए थे। जन मतलब 1 जन, 2 जन, 3 जन, ये लोगों की बात नहीं हो रही है। तो जन का मतलब समूह था, ठीक है। तो 5 जन यानी कि 5 लोगों या 5 कबीलों, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। तो वो समूह आया था, ठीक है। तो वो 5 समूह कौन से थे, उनको किसने क्या कहा था। तो ये जो 5 समूह थे, पुरु, यदु, अनु, द्रहयु और तुर्वस, इन 5 समूहों को एक हमारे इतिहासकार आते हैं मैक्स मूलर, ठीक है। तो मैक्स मूलर ने इन 5 जनों को ही क्या कहा था, आर्य कहा था। तो आर्य क्या थे, यही 5 जनों को मैक्स मूलर ने आर्य कहा था। और आर्यों मैक्स मूलर की ही बात को क्या सबसे ज्यादा प्रमाणिक मान्यता मिली थी। और हम ये भी बता चुके हैं कि आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ये भी किसने कहा था, मैक्स मूलर ने ही कहा था। तो आज हम इन सारी, और ये आए कहाँ से थे, मध्य एशिया से आए थे, यानी कि आर्य जो मूलतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। तो आज इन सब चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों आर्य ने इनको क्यों मैक्स मूलर ने इनको श्रेष्ठ कहा था, और इनका जो निवास स्थान था, वह मूल निवास स्थान क्या था, और भारत में आने के बाद में इनका निवास स्थान क्या बना था। तो चलिए आइए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो हमारा वैदिक संस्कृति या वैदिक काल है, इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो कहाँ से है, 4 वेदें हैं हमारी। जो चारों वेद हैं वही बताते हैं हमारे किसको, वैदिक संस्कृति को या वैदिक काल को, ठीक है। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब साक्ष्य है वो उत्खनन यानी खुदाई से प्राप्त हुआ है, उसी तरह वैदिक काल का जो साक्ष्य है वो कहाँ से, चारों वेदों से प्राप्त होता है। जिसमें से जो पूर्व वैदिक काल है इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद से क्या हमको पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। क्यों, क्योंकि ऋग्वेद हमारा क्या होता है, सबसे पुराना वेद है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी का स्रोत बाकी के तीनों वेद। अब बाकी के तीनों वेद कहने का मतलब क्या है, आप लोग अच्छे से परिचित होंगे कि बाकी के तीनों वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद यहाँ हो गया, यजुर्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। जिसमें से अथर्ववेद क्या है, सबसे नया है। तो जब हम लोग वेदों पे डिस्कस करेंगे तो इस पे थोड़ा सा गहन अध्ययन भी करेंगे। अभी आते हैं हम लोग किस पे, पूर्व वैदिक काल पे। तो जो हमारा पूर्व वैदिक काल था, हम क्या पूर्व वैदिक काल को ही क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। तो चलिए आइए हेडिंग लगा लेते हैं क्या,
पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल। समय तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं कि इसमें 5 जन आए थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 5 जन आए थे। ठीक है, वो 5 जन थे कौन से, उन 5 जनों का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, 5 जन थे कौन से, अनुपुरु यदु, द्रहयु और तुर्वस। ये हमारे कौन थे, 5 जन, जो कि कहां से आए थे, जो कि आर्य कहे गए थे। और आर्य इनको कहा भी किसने था, मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, तो यही थे हमारे 5 जन, और इन्हें ही मैक्स मूलर ने क्या कहा था, आर्य कहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इन्हें ही मैक्स मूलर ने आर्य की संज्ञा दी या आर्य कहा। ठीक है, और आर्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। यानी कि आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या, मैक्स मूलर ने इन्हें आर्य कहा, और ये भी बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे, कि ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये सब किसने बताया था, मैक्स मूलर महोदय ने। इन्हीं 5 जनों को आर्य कहा था, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये भी कहा कि ये भारत कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, मैक्स मूलर ने इन आर्य को श्रेष्ठ क्यों कहा, और ये कैसे कंफर्म होता है कि ये मध्य एशिया से ही आए थे। क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने इनका, आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग बताया है। ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जैसे किसी ने क्या कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसी ने कहा कि ये हिमालय के तिब्बती क्षेत्र से आए थे, और मैक्स मूलर ने क्या बताया था, मध्य एशिया। तो इसमें मैक्स मूलर की ही बातों को सबसे ज्यादा मान्यता क्यों मिली। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि मैक्स मूलर की ही बातों को सर्वाधिक मान्यता क्यों मिलती है। तो मैक्स मूलर की, उससे पहले देख लेते हैं कि जो कुल होता है, मतलब 5 जन मतलब समूह होता है। ठीक है, तो जो कुल होता है, तो कुल के समूह को क्या कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। कुल के समूह को परिवार कहा जाता है। कुल का समूह क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। ठीक है, परिवार, कुल का समूह परिवार कहलाता है, और परिवारों का समूह क्या कहलाता है, ग्राम कहलाता है, और ग्रामों का समूह क्या कहलाता है, जन कहलाता है, और जो जन का समूह होता है वो क्या कहलाता है, जनपद, और कई जनपद यानी जनपदों का समूह जो होता है वो मिलके क्या बनता है, महाजनपद बनता है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें से जो कुल का मुखिया होगा वो कुलप कहलाएगा। कुल का मुखिया या परिवार का मुखिया भी क्या होता है, मुखिया, उसको क्या कहते हैं, कुलप कहते हैं, कुलप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ग्राम का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रामपति कहते हैं, या ग्रामणी भी कहते हैं। ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं, ग्रामपति कहते हैं। उसी तरह से जन के मुखिया को क्या कहते हैं, जनपति या राजन भी कहते हैं, जनपति या राजन। उसके बाद में ठीक है, तो ये सारी क्या है, इकाइयां हैं कुछ। तो यहाँ पे बात है क्या आता है, जन, तो इसका मतलब कई गांवों का समूह मिलकर जन कहलाता है, और यहाँ पे 5 जन आए थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि मैक्स मूलर की ही बातों को क्यों माना गया। ठीक है, देखते हैं। ये मध्य एशिया के निवासी थे, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं।
मध्य एशिया का एक धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। ठीक है, मध्य एशिया का एक धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जिसकी कुछ बातें ऋग्वेद से मिलती हैं। ठीक है, जिसकी कुछ बातें ऋग्वेद से मिलती हैं। तो जिंद अवेस्ता की कुछ बातें ऋग्वेद से मिलती हैं, जिसके आधार पे ये तर्क या निष्कर्ष निकाला गया कि जो आर्य थे वो कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। अब जैसे हम लोगों में से या आप में से ही कोई अगर किसी दूसरे राज्य में चला जाए तो फिर क्या, या फिर कोई रिलेटिव ही होगा, या फिर आप दूसरे राज्य की भाषा बोलने लगते हैं, तो लोग क्या अनुमान लगाएंगे कि या तो ये वहाँ पे रहा है पहले से, या तो इसके कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, और या फिर क्या है, इसने वहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई करी है। आखिर वहाँ की भाषा, वहाँ की बातों को ये कैसे जानता है, इसका वहाँ से कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा। तो उसी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया, जब जिंद अवस्था की बातें, जो हमारी वैदिक संस्कृति का जो समय काल था, क्या पूर्व वैदिक काल का, उसकी जानकारी का स्रोत ऋग्वेद था। तो जिंद अवस्था की बातें जब ऋग्वेद से मिलती जुलती हुई, तो इसी के आधार पे क्या ये तर्क लगाया गया कि जो आर्य थे वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या बात करेंगे कि मैक्स मूलर ने इन्हें आर्य क्यों कहा, मतलब आर्य कहने का मतलब क्या है, श्रेष्ठ क्यों कहा। ठीक है, यानी कि ये क्या कहते हैं, ये मध्य एशिया से भारत आए थे और इन्होंने सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र पे ही क्या किया था, अपना निवास स्थान बनाया था। और जो सप्त सैंधव क्षेत्र है वहीं पे ही क्या हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रेष्ठ वाला पॉइंट। तो श्रेष्ठ वाले पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्यों की जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, कबीलाई प्रकार की, या और शिकार करना। ठीक है, आर्यों की जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी, प्रवृत्ति शिकार करना। शिकार करने का मतलब क्या है, ये कबीलाई प्रकार के थे और घुमक्कड़ प्रकार के थे। ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते थे, और इन लोगों का जो प्राथमिक पेशा था वो क्या था, पशुपालन था। तो ये लोग अपने पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद जब वहाँ का चारा खत्म हो गया तो फिर क्या करते थे, वहाँ से कहीं और चले जाते थे, और बाकी अपने जीवन यापन के लिए बेसिकली क्या करते थे, शिकार और मांस वांस पे ये लोग क्या करते थे, निर्भर होते थे। तो ये लोग ऐसे ही क्या शिकार करते करते मध्य एशिया से कहाँ आते हैं, भारत आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और भारत में भी कहाँ पे आते हैं, भारत में भी हमारा कहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे रफली फिगर हो गया भारत का। ठीक है, मध्य एशिया से ये कहाँ पे आते हैं, भारत के यहाँ सप्त सैंधव क्षेत्र में। ठीक है, सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब लगभग ये उसका आकार क्या था, उस समय हड़प्पा सभ्यता था और हड़प्पा का आकार त्रिभुजाकार था। तो सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब लगभग पंजाब वगैरह का क्षेत्र। तो उसके बाद में ये आते हैं, उसके बाद में इनकी प्रवृत्ति क्या थी, शिकार करने की थी। उसके बाद ये शिकार करते करते कहाँ पे आते हैं, भारत में, और भारत में भी कहाँ पे आते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश में। और यहाँ की जलवायु से भी ये क्या होते हैं, काफी प्रभावित होते हैं, यहाँ की जलवायु से प्रभावित होते हैं। और उस समय जो भारत में सभ्यता थी वो कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। अब जहाँ पे घर की मुखिया माता होंगी या माता प्रधान होंगी, वहां का समाज कैसा होगा, शांति प्रिय होगा। आज की महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उस समय की महिलाओं को बेसिकली युद्ध में रुचि नहीं थी, और ऐसी मतलब नहीं, युद्ध में कोई रुचि भी नहीं थी। तो जो समाज था वो क्या था, शांति प्रिय था। और इन लोगों की प्रवृत्ति शिकार करने की, तो शिकारी लोगों के पास तो पहली बात कुछ हथियार भी होंगे, और ये क्या होंगे, गुस्सैल किस्म के होंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, वहां पे प्रवेश किए। फिर हड़प्पा वासियों ने क्या किया, इनको भगाने का प्रयत्न किया होगा। अब ये लोग क्या किए, अपने जो भी हथियार थे उसको उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया और युद्ध में भिड़ गए। अब ये बेचारे युद्ध से क्या थे, अनभिज्ञ थे। तो इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो सबसे प्रामाणिक कारण माना जाता है वो ये भी माना जाता है आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो आर्यों का आक्रमण तो पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो सबसे प्रामाणिक कारण था वो क्या था, ये आर्यों का आक्रमण। उसके बाद जब इन लोगों ने आक्रमण किया होगा, ठीक है, तो अब
इसका मतलब उन लोगों को लगा कि ये लोग हम लोगों से क्या है, कमजोर हैं, तो हम लोग इन पे क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो जो आर्य होंगे वो हड़प्पा वासियों पे क्या करना चाहेंगे, शासन करना चाहेंगे। और जो शासन करना चाहता है या शासन करता है वो कौन होता है, राजा ही तो शासन करता है। और राजा को क्या प्रजा श्रेष्ठ ही समझती है। तो वहां से क्या इसने किसने, मैक्स मूलर ने वहां से आर्यों को क्या बना दिया, श्रेष्ठ, कि ये क्या रहेंगे, जरूर ही ये हड़प्पा वासियों से तो श्रेष्ठ ही रहेंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है, तुलना। अगर किसी क्लास में एक ही बच्चा है तो वो अपने आप में श्रेष्ठ भी है और वो अपने आप में गधा भी है, ठीक है। जब तक वहां पे दो लोग नहीं होंगे तो तुलना कैसे होगी कि ये बच्चा इससे क्या है, ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए इसका मतलब हड़प्पा वासियों से ये लोग श्रेष्ठ थे, इसीलिए मैक्स मूलर ने आर्यों को क्या कहा, श्रेष्ठ कहा और श्रेष्ठ की संज्ञा दी। तो इतनी चीजें क्या आप लोगों को समझ में आई होंगी कि ऋग्वैदिक काल में 5 जन आए थे, ये 5 जन थे, इन 5 जनों को मैक्स मूलर ने क्या कहा, आर्य कहा। और आर्य का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ होता है। और ये भी बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो हम ये सारी चीजें क्या डिस्कस कर ली हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आप लोग इतना पढ़िएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, कल देखते हैं कि जो ये आए थे तो अपना निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र को बनाए थे। सप्त सैंधव क्षेत्र यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र, यानी कि 7 नदियों में क्या आती हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेके 7 नदियां। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि 7 नदियों के कुछ आधुनिक नाम है और कुछ पूर्व वैदिक काल नाम है, ठीक है। तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या आप लोग पढ़ते रहिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। थैंक यू।